अगले रीतिकालीन कवि अपने सेनापति, इनका परिचय देखिए। इनका वास्तविक नाम था नागेश दीक्षित। इन्हीं के नाम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से याद कर लो। सेनापति का वास्तविक नाम क्या था? नागेश दीक्षित। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर दीक्षित। और इनके गुरु का क्या नाम था? हीरामन दीक्षित। तो तीनों देखो आप, दीक्षित दीक्षित दीक्षित, नागेश, गंगाधर और हीरामन। ठीक है, इनका वास्तविक नाम अगर याद करें तो सेनापति, ना से याद करो, सेनापति का वास्तविक नाम है नागेश दीक्षित। ठीक है, और पिता गंगाधर दीक्षित और गुरु हीरामन, गंगाधर और हीरामन। ठीक है, आगे देखिए आप, सेनापति रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इनके ऋतुओं का वर्णन करते हैं ना, जैसे अलग अलग ऋतुओं का, तो ऋतुओं का श्रेष्ठ वर्णन इन्होंने किया है, इसलिए ये ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। कौन? सेनापति। इनकी कृतियां देखिए आप, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो दोनों को आपको एक साथ याद करना है। कवित्र काव्य किसका है? सेना का। कवित्व और काव्य किसका है? सेना का। कवित्व काव्य सेना का, कवित्व काव्य सेना का। तो कवित्व से तो कवित्र रत्नाकर आ जाएगी, काव्य से काव्य कल्पद्रुम। आप चाहो तो छोटा सा लिख लेना कि कवित्व काव्य सेना का है ना, सेनापति का है। कवित्र रत्नाकर की 5वीं व अंतिम तरंग में राम का चरित्र वर्णित। वैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? रीतिकाल पढ़ रहे हैं, तो ये तो राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र तो भक्ति काल में होगा लेकिन रीतिकाल में इन्होंने इसकी जो कवित्र रत्नाकर है उसकी 5वीं अंतिम तरंग, जिसे भाग होते हैं अलग अलग, तो लास्ट वाली जो तरंग है उसमें राम का वर्णन किया गया है। और ये देखो आप, केशव के बाद आचार्य केशव पढ़े थे आपने, भक्ति काल की, काल की दृष्टि से तो भक्ति काल के, और रचना प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल के कवि है वो, उन्होंने भी राम का वर्णन किया है। तो आचार्य केशव के बाद रीतिकाल के दूसरे कवि हैं जिन्होंने राम के विषय में लिखा है या राम का वर्णन किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद करनी है अपने, उपनाम याद कर लो, और एक दोनों करते हैं ज्यादा ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है। तो सेनापति नागेश दीक्षित, कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। कवित्र काव्य सेनापति के हैं, कवित्र काव्य सेनापति के हैं, कवित्र काव्य सेनापति के हैं, और आगे तो नॉर्मल है। तो ये दो चीजें आपको बढ़िया याद करनी है। अगले रीतिकालीन कवि है वृंद। नॉर्मल है, इनका वास्तविक नाम वृंद से आप याद कर लेंगे, वृंदावन। वास्तविक नाम क्या था? वृंद। शॉर्ट नेम इनका क्या पड़ गया? वृंद। जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता नागौर, जहाँ कुटी गांव मेड़ता नागौर में किसका हुआ था? मीराबाई का। और उसी मेड़ता नागौर में किसका हुआ? वृंद का। तो वृंद और मीरा का जन्म मेड़ता नागौर, याद रखना। वह वृंद औरंगजेब के दरबार में रहे, ये अपने को याद करना है, क्योंकि जो मुगल बादशाहों के समय जो भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि किस मुगल बादशाह के दरबार में रहे थे, तो किसके रहे? ये औरंगजेब के दरबार में रहे। और शहजादा मुअज्जम इसके क्या थे? ये शिक्षक। शहजादा मुअज्जम के क्या थे? ये शिक्षक। तो यहाँ से याद कर लेंगे, शहजादा मुअज्जम के ये शिक्षक थे। कौन? वृंद। और किशनगढ़ के रासिंग जो थे वो इन्हें अपने साथ यहाँ रासिंग, किशनगढ़ अजमेर, वहां पर ले आए थे। आगे की कृतियां हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नयन 25, पवन 25, यमक सत्सय और भाव 85 का। तो नयन, पवन, यमक, भाव, चारों वर्डों को आपको वृंद के साथ जोड़ना है। नयन पवन दोनों तो 25 ही है, फिर पवन, फिर नयन पवन यमक और भाव। नयन पवन यमक भाव, नयन पवन यमक भाव किसकी कृतियां हैं? वृंदावन की। नयन पवन यमक भाव, नयन पवन यमक भाव। तो नयन पवन यमक भाव, और यहां से याद कर लो ये किसकी कृतियां हैं? वृंद की कृतियां हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, वास्तविक नाम वृंदावन है, जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था, औरंगजेब के दरबार में रहे, शहजादा मुअज्जम के ये शिक्षक थे, और किशनगढ़ के जो राजा थे रासिंगे इन्हें अपने साथ ले आए थे। और इनकी कृतियां हैं नयन 25, पवन 25, यमक सत्सय और भाव 85 का। ठीक है, बिहारी जो रीतिकाल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, किस काव्यधारा में आते हैं? रीति सिद्ध। रीतिकाल किस काव्यधारा के कवि है? रीति सिद्ध काव्यधारा के। रीतिबद्ध के पढ़ रहे अपन, रीति मुक्त के भी पढ़ेंगे। तो बिहारी जी रीति सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं, थोड़ा सा परिचय देखिए इनका। जन्म हुआ था इनका 1603। तो सबसे पहले तो हमें सन याद करना है, इंपॉर्टेंट कवि है। तो बिहारी, इनके इसमें 3 ही वर्ड है नाम में, तो याद रखिए 3 में हुआ था जन्म, 1603।
इतना याद रह जाएगा आपको। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1603। अब कहा हुआ था, इसकी बात आगे करते हैं। बिहारी का जन्म हुआ था बसवा गांव, गोविंदपुर। बस ही करो यार, नाम जो क्वेश्चन होता है उसी में आंसर निकालो, बस सिलेक्शन हो जाएगा। बिहारी 3 वर्ड है, 1603 में जन्म हुआ था। बिहारी ब से शुरू हुआ, बसवा गोविंदपुर में जन्म हुआ था। आगे देखो कहां पर, अब सीधी सी बात है, गांव है, इसके निकट ही क्या गया? ग्वालियर। ग्वालियर तो सभी जानते हैं कहां पर है, मध्य प्रदेश। तो बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। रट डाल लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट जन्म है इनका ना। अब देखिए आप, पिता केशव, ये ध्यान रखें, जो आचार्य केशव आपने पढ़े रीतिबद्ध काव्यधारा कवि, वो आचार्य केशव नहीं है, बस इनके पिता का नाम केशव था, ये ध्यान रखें। जाति माथुर चौबे ब्राह्मण, जाति कौन सी इनकी? माथुर चौबे ब्राह्मण। तो यहां से याद रखें, ब्राह्मण जाति के थे कौन? बिहारी जी। किस जाति के थे बिहारी जी? ब्राह्मण जाति के। माथुर चौबे हो तो गोत्र वगैरह होगा। ससुराल मथुरा, बिहारी का ससुराल कहाँ है? मथुरा। कैसे याद करें? ससुराल में से याद कर लो, कहां पर है? मथुरा में। ससुराल कहां है बिहारी का? मथुरा में है। आश्रय दाता सबसे भी जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह। आश्रय दाता कौन है इनके? जयपुर नरेश मिर्जा राजा। सवाई जयसिंह अलग है, ध्यान रखना। ये कौन है? मिर्जा राजा। जीके में पढ़ते हैं तो अपन। तो बिहारी के आश्रय दाता कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। आगे देखिए आप, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। तो ये निम्बार्क, इसी शब्द से याद करो इसको, बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो निम्बा में यहां से आप निकालोगे बिहारी, बस याद रखेंगे आप बिहारी। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कौन थे? आप पूछा जाता है बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो आप कैसे पता करोगे? निम्बार्क संप्रदाय में थे, इसी से निकालो आंसर में, क्वेश्चन में आंसर निकालो, यहां से निकालो बिहारी जी थे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। बिहारी सतसई, जो इनकी सबसे फेमस कृति मानी जाती है, उसमें कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। भाई 700 की होती है वैसे, सतसई का मतलब 100 7 का समूह है ना, 7 बार 100 का समूह सतसई। लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इनकी कृति में कितने माने जाते हैं? 713 दोहे। बिहारी सतसई की रचना की बिहारी की सबसे प्रसिद्ध कृति है, और इसमें 713 दोहे हैं। अब बिहारी सतसई के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में अलग चीज पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ दो अभी, इस दोहे को देखिए आप। बिहारी सतसई को क्या कहा जाता है? ब्रजभाषा का भूषण कहा जाता है। ब्रजभाषा का भूषण मतलब गहना, ब्रजभाषा का एक तरह से आभूषण, गहना कहा जाता है बिहारी सतसई को। तो याद रखने में कोई दिक्कत है? ब्रजभाषा का भूषण किसे कहा जाता है? बिहारी सतसई को कहा जाता है। इसकी रचना कब की इन्होंने? 1662 में। कब की? 1662 में। बिहारी सतसई की रचना कब की? 1662 में। तो आप याद रखें, बिहारी सतसई 1662, बिहारी सतसई 1662, बिहारी सतसई 1662। 1603 में तो जन्म है, और 1662 में इन्होंने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की। यानी देखो 1603 में जन्म हुआ, 62 में रचना की, यानी कि 59 साल की एज होगी इनकी जब इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। 3 माइनस कर लो ना 62 में से, तो इस हिसाब से में याद रह जाएगा, और कुछ भी नहीं है। भक्ति, ये जो बिहारी सतसई है उसे क्या कहा जाता है? भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की, 713 दोहे थे, 1662 में इसकी रचना की, और बिहारी सतसई को भक्ति, देखो बस से आगे बिहारी सतसई को भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति, नीति और श्रृंगार की। इसमें भक्ति के भी पद है, नीति के भी है, और श्रृंगार के भी है, तो तीनों की से क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। आगे देखिए आप, बिहारी सतसई का स्थान सतसई काव्य परंपरा में सबसे ऊपर है। जो कई लोगों ने सतसईयां लिखी है, अभी मैंने आपको लिखा है तुलसी मदिरा वगैरह की, लेकिन सतसई काव्य परंपरा में सबसे ऊपर, सबसे सर्वश्रेष्ठ किस सतसई को माना जाता है? तो किसका नाम आएगा? बिहारी सतसई को। सर्वोपरि स्थान किसका है? बिहारी सतसई का। किसमें? सतसई काव्य परंपरा में। भाई सतसई लिखने की जो काव्य की परंपरा है कई लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन सी सतसई है? बिहारी सतसई। आगे देखो, अब इस पर किन किन का प्रभाव है?
बिहारी सतसई पर किन किन सतसइयों का प्रभाव माना जाता है? तो एक तो है गोवर्धन आचार्य ने लिखी थी आर्या सतसई। गोवर्धन आचार्य ने लिखी थी आर्या सतसई, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और प्राकृत भाषा में हाल जो कवि है उन्होंने लिखी है गाथा सतसई। तो पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई पर किन किन सतसइयों का प्रभाव है? तो गोवर्धन आचार्य द्वारा संस्कृत में लिखित आर्या सप्तशती, और दूसरा आता है प्राकृत भाषा में हाल द्वारा रचित गाथा सतसई। तो गाथा सतसई और आर्या सतसई या आर्या सप्तशती एक ही बात है, इन दोनों का प्रभाव बिहारी सतसई पर पड़ा है या माना जाता है। आगे देखिए डॉक्टर गिरियर्सन ने क्या कहा है कि डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। कि जो यूरोप के थे, तो यूरोप जो पूरा महाद्वीप है इसमें जितनी भी रचनाएं है ना वो बिहारी सतसई के बराबर मुकाबले एक भी रचना नहीं है। किसने कहा है? डॉक्टर गिरियर्सन ने। किसने कहा ये? डॉक्टर गिरियर्सन ने। तो गिरियर्सन ने गैस वो कहते ग्रेस लगा दी उसके ऊपर, तो और ज्यादा फेमस कर दिया उसको। ग्रेस लगाते बड़े चलने लगती है ना गाड़ी, तो वैसे बिहारी सतसई की ग्रेस लगा दी उन्होंने। अब इधर देखो आप, बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है? बस है ब्रज भाषा, क्योंकि यहाँ पे आपकी ब्रज भाषा का इसे भूषण कहा जाता है। तो बिहारी सतसई बिहारी ने किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में। और संस्कृत की आर्या सप्तशती और प्राकृत की गाथा सतसई का इस पर प्रभाव माना जाता है। आगे देखो हिंदी की अंतिम सतसई मोहन सतसई है, जो किसने रची थी? मोहन कवि ने रची थी। पहली सतसई अपने केशवदास की पढ़ी थी, सॉरी कृपाराम की। ये जो तरंगिणी पढ़ी थी वो पहली सतसई है। और अंतिम सतसई कौन सी मानी जाती है? मोहन कवि द्वारा रचित मोहन सतसई। अब आ जाइए आप इनका जो फैक्ट है कहां से ज्यादा फेमस हुई, देखो ये दो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कौन? बिहारी, उनके दरबारी थे। अब उस समय मिर्जा राजा जयसिंह ने एक मात्र 16 वर्ष की लड़की से विवाह किया और उसके प्रेम में इतना उलझा हुआ था कि सुधबुद्धि भूल चुका था, राज्य यानी कि शासन को बिल्कुल भूल चुका था। जनता की तरफ से बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं कोई काम नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था, आसक्तता पूरी तरह से उसी में डूबा रहता था दिन रात। अब बिहारी जी भी दरबारी कवि थे तो सभी जानते थे, और भी होते थे दरबार में कवि, तो सबने कहा यार बिहारी तू बड़ा अच्छे से दोहे लिखता है, तो अपने महाराज को भी जगा, वरना इधर जनता का क्या हाल होता जा रहा है, शासन बिगड़ता जा रहा है, हाँ कोई आक्रमण कर देगा, लूट के ले जाएगा। तो बिहारी दो प्रकार से फेंक आते हैं। एक तो आता है कि बिहारी ने फिर एक दुआ लिखकर भेजा उनको ये दुआ लिखकर भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इनकार अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। इसका तो अर्थ ये होता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि जो कमल खिलता है कि अभी इसमें पराग के जो कण है ना, यानी कि पराग अभी तक इसमें आया नहीं, यानी कि रस आया नहीं है, उसके पहले ही जो मधुर मधु यानी कि जो भौरा होता है, मधुर यानी कि रस, इसमें अभी रस भी नहीं है, इसमें पराग के कण भी नहीं है, अभी नहीं विकास नहीं काल, अभी ये पूरी तरह से खिला भी नहीं है। अली कली सो अली का मतलब हो रहा है यहाँ कली, यानी कि वो कली होती है ना फूल बनने से पहले, कि ये भो रहा है यानी कि भो रहा कि ये भो रहे तू अभी से इस कली से इस प्रकार बंधा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से इस कली में तू डूबा हुआ है। आगे कौन हुआ? जब ये फूल पूरी तरह से खिल जाएगा, जब इसमें रस आ जाएगा, तब तेरा क्या होगा? जब ये अभी डोडी है, इसी में तेरा इतना मोह है, तो जब ये पूरी तरह से खिलकर फूल बन जाएगा तो भौरे तेरा क्या हाल होगा? तो अभी से इसको नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ भौरा किसके लिए कहा है? मिर्जा राजा जयसिंह के लिए। और ये अली कली किसके लिए कहा? जो 16 वर्ष की जो कन्या जिससे उसने विवाह किया था उसके लिए। भाई अभी तो ये कन्या जवान भी नहीं हुई, उससे पहले तो इसके रस में इतना बंध चुका है कि तुझे पूरे शासन की खोज खबर नहीं है। जब ये युवा हो जाएगी तब तेरा क्या हाल होगा? ये दुआ लेकर भेजा तो दिमाग खराब मिर्जा राजा जयसिंह को। अच्छा कौन से लिखवा फादर लिख रहे थे बिहारी और रिटन बाय बिहारी, ये पहले दिमाग खराब लाओ ही पकड़ दिया है। तो उसको वास्तविकता का आभास हुआ और वो कहते ना वो जाग गया था एक तरह से। तो बिहारी के इस दोहे से काफी प्रसन्न हुआ वो, और कहते वो काफी मदद की उसको उससे निकलने के लिए। तो बाद में बिहारी को उन्होंने
हर एक दोहे पर एक असर भी देने का प्रॉमिस कर दिया भाई, हर एक दोहे पर तुझे एक असर भी दी जाएगी। स्वर्ण मुद्रा कर दो या मोहर कर दो, वो दी जाएगी। बिहार के पे आनंद आएगा। सोना की मुद्रा एक दोहा लिखवा में आवड़ पूरी जिंदगी नौकरी करा दो, नटा सोना की मुद्रा मिलेगी। अरे एक दोहा लिखवा में देखो, पर दोहा भी खतरनाक लिखे था बिहार। और उनको एक गांव था काली पहाड़ी, है ना, काली पहाड़ी गांव की जागीर भी बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने दी थी। दूसरा फैक्ट ये आता है कि कई लोग कहते हैं कि ये दोहा लिखकर नहीं भेजा, वो जैसे कि बाहर घूम रहे थे, बिहारी को ही घूम रहे थे, तो बाहर जैसे उनके बगीचे वगैरह होते हैं ना, तो वहां एक वो डोडी थी ऐसे, और उस पर एक भौरा झूमता जा रहा था, झूमता जा रहा था। तो उसको माध्यम बनाकर कहा बिहारी ने कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। बिहारी का इस दोहे को सुनकर मिर्जा राजा समझ गया भी मेरे लिए कर आए, ऐसे भी कहा बताया। तो दोनों प्रकार से अपने को तो कोई लेना देना नहीं, अपने को तो ये याद रखना ये दोहा बिहारी का है, मिर्जा राजा जयसिंह को जगाने के लिए क्या कहा था, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो बिहारी का परिचय पूरा हो गया। जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पिता केशव आचार्य केशव नहीं, जाति माता चौबे ब्राह्मण। ससुराल कहाँ है इनका? मथुरा में। आश्रित दाता कौन है? जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह। बिहारी के संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध करती है जो इन्होंने 1662 में लिखी थी। इसमें 713 दोहे माने जाते हैं। और बिहारी सतसई ब्रज भाषा का भूषण है, और इसकी भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा है। इसको भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहा जाता है। बिहारी सतसई का स्थान सतसई काव्य परंपरा में सबसे ऊपर सर्वोपरि है। और संस्कृत के गोवर्धन आचार्य के आर्य सप्तती और प्राकृत के हाल द्वारा रचित गाथा सतसई का प्रभाव बिहारी सतसई पर माना जाता है। डॉक्टर गिरेसे ने कहा कि यूरोप में बिहारी सतसई के बराबर कोई रचना नहीं है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। हिंदी की अंतिम सतसई मोहन कवि द्वारा रचित मोहन सतसई है। ठीक है, ये रीति सिद्ध काव्यधारा कवि है, ये हुआ बिहारी का परिचय। रीतिकालीन काव्यधारा के अगले कवि हैं घनानंद, और ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। किस काव्यधारा के? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली लाइन यही है कि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के अग्रगण्य कवि है। भाई रीति मुक्त काव्यधारा में आलम भी हुए, बोधा भी हुए, ठाकुर भी हैं, लेकिन उसमें सबसे आगे गिनने योग्य कवि कौन है? घनानंद। घनानंद दिल्ली के निवासी थे, और जाति कौन सी थी इनकी? कायस्थ जाति थी। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या थे? मीर मुंशी थे। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है कि घनानंद किसके यहाँ पर मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। सुजान ने इनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मोहम्मद शाह रंगीले ने घनानंद को दिल्ली से क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया, यानी कि निकाल दिया। फिर इसके बाद घनानंद मथुरा चले गए, और वहां पर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा? साक्षात रस मूर्ति कहा है। साक्षात रस मूर्ति कहा है। और घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि भी कहा जाता है, प्रेम की पीड़ का कवि भी कहा जाता है। इनकी करते हैं सुजान सागर, वीरा लीला, कृपाकांड और मोक्षागण। इनकी दो प्रसिद्ध पंक्तियां आती हैं। सुदो सने को मारा गए जहां नेको से अनब बाप नहीं, जहां साथी तजे चले आप नको, जे जिसके कपड़े निशांत नहीं, ऐसे पूरी पंक्तियां आती है, थोड़ी सी आदमी है। और अगली है लोग लागे कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। तो ये पंक्तियां किसकी है? घनानंद की। तो आपको ये याद कर लेना कि अति सुदर्शन को मारक घनानंद की है, लोग लागे कवित बनावत घनानंद की पंक्तियां हैं। अब देखिए क्या चीजें हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़िए आप, सुजान कौन थी? ये जब मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहा करते तो वहां नाचने वाले एक तरह से वेश्या भी करते हैं, और राज नृत्य की भी थी, लेकिन ये उससे प्रेम किया करते थे और बहुत अच्छा गाते थे घनानंद जी। अब दरबार में बैठे हुए थे, अब घनानंद से कहा दूसरे कवि भाई गाना सुना दो आज। तो घनानंद जी ने कहा ना सुनायो। तो महाराजा मोहम्मद शाह रंगीले भी हुए थे, तो किसी दूसरे कवि ने कह दिया कि महाराज ये तो तब गाएगा जब आप सुजान को यहाँ बुला लोगे, फिर गाएगा कब? तो महाराज ने आदेश दिया भाई बुला लो। सुजान को बुला लिया गया, दरबार में बिठा दिया उसको भी। तो घनानंद ने क्या किया?
सुजान की तरफ तो मुंह कर लिया और राजा की तरफ पीठ कर ली और गावा लगा जी सब मुग्ध हो गया, राजा ही मुग्ध हो गया, मजा आ गया। लेकिन इस अनुशासनहीनता के कारण कि राजा की तरफ पीठ करके गा रहा है, इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। जब यहाँ से निकाल दिए जाते हैं तो बाद में मथुरा चले जाते हैं और यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। जब निकालने का हुक्म होता है तो एक बार सुजान से कहते भाई चालन वह नट जाओ से तू जाओ यार, वो यहाँ चौकी में जाएगी रोटी पानी बन रही थी तैयार लगा रोटी करूँ तू जा। तो वो यार प्रेम प्रस्ताव को टुकरा दिया था इनकी, एक दरबार प्रेम विचारेगा, फिर वो तो चले जाते हैं, वो एक दरबार में रहते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी कहानी थी। तो अब दोबारा देखो आप कि घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा है कवि, तो अपने को याद है। आगे दिल्ली के निवासी थे और जाति कायस्थ थे, ठीक है। अब अपने को याद करना ये चीज, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के आते थे। तो आपको अभी तो मैंने स्टोरी सुनाया, उसे क्या लगा कि घनानंद भी क्या थे, रंगीले थे, सुजान से प्यार करते थे ना, उसकी तरफ मुंह करके गया तो रंगीला आदमी तो कर सकता है ऐसा काम। तो घनानंद रंगीले थे और रंगीले के यहाँ पर ही रहते थे। क्लियर। आगे देखो अभी जो किससे प्रेम करते थे, सुजान से। घनानंद की गर्लफ्रेंड का नाम सुजान, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। अभी आलम की गर्लफ्रेंड भी आएगी, बोधा की गर्लफ्रेंड भी आएगी, फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी। तो अपने को ये पता करना है घनानंद की कौन थी, सुजान। घनानंद की कौन थी, तो ध्यान रखना घना सुजान, बड़ा हरा सुजान प्रभु ग्रह, जैसे याद रखना। आगे देखो आप प्रस्ताव को टुकड़ा दिया, घनानंद को वहां से निकाल दिया, ये नॉर्मल है। अब देखो आप ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, बिहारी भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और घनानंद भी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो घनानंद को यहाँ से याद करेंगे, घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, बिहारी बस याद किया आपने निम्बार्क संप्रदाय में। आगे देखो आप आचार्य शुक्ल ने इनको क्या कहा, साक्षात रस मूर्ति। अभी रसोत्मत कवि भी कहेंगे, आगे अलग अलग कवियों को आचार्य शुक्ल ने अलग अलग नाम दिया है, तो हमें यहाँ आचार्य शुक्ल का याद रखना है, साक्षात रस की मूर्ति कहा है घनानंद, ठीक है। आगे देखो प्रेम की पीड़ा का कवि, पीड़ा तो है सही, सुजान गई नहीं इनके साथ में, तो बेचारे जीवन पर दुखी रहे और इनकी करते देखो सुजान के नाम पे आएगी। अगर सुजान आपको याद है तो सुजान सागर याद हो जाएगा आराम। सुजान इनकी प्रेमिका थी और इसी पर इन्होंने क्या लिख दिया, सुजान सागर लिख दिया। वीरा में रहे, वीरा की यानी कि प्रेम की पीड़ा का भी तो वीरा लीला भी इन्होंने लिखी, और कृपा कांड और एक है कोक सागर। तो देखो दो याद हो गए, सुजान सागर और वीरा लीला, दो है कैसे, कृपा कांड कोक सागर, कृपा कांड कोक सागर। तो ध्यान रखना मोहम्मद शाह क्या कृपा का कांड ही हुआ इनका, इन्होंने बहुत अच्छा गाया, फिर भी कांड हो गया, इनको निकाल दिया गया, किनको, घनानंद को निकाल दिया था बेचारे को। तो कृपा कांड रहेंगे कोक सार। आगे देखो प्रसिद्ध पंक्तियां, अति सुदो सने को मारग घनानंद, अति सुदो सने को मारग घनानंद, अति सुदो सने को मारग किसकी पंक्तियां हैं, घनानंद की। और लोग लागी है कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत, किसकी है, घनानंद। हो गया यार, ठीक है।